नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसां ऑनलाइन साक्षात्कार हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे अभिजात्यवाद, और अभिजात्यवाद के हमने कुछ विशेष पहलू नोट भी किए। आज की क्लास के डिस्कशन का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है अभिजात्यवाद और स्वच्छंदतावाद। मित्रों, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो अभिजात्यवादी जो साहित्य है, और शास्त्रवादी ही नहीं बल्कि नवशास्त्रवादी भी, तो नवशास्त्रवादी और शास्त्रवादी दोनों ही विचारधारा ये प्राचीन साहित्य के औदात्य स्वरूप पर बल देते हैं और पूर्व के जो महान साहित्यकार हुए हैं उनके अनुकरण पर बल देते हैं। अभिजात्यवादी, वैसे हमने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया है, ध्यान रहे कि अभिजातवादी या कहो कि शास्त्रवादी विचारक, जो शास्त्रवादी विचारक है वो किस बात पर विशेष बल देते हैं? उनका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि प्राचीन साहित्य के औदात्य स्वरूप पर बल देते हुए प्राचीन साहित्य के औदात्य स्वरूप पर प्राचीन साहित्य के औदात्य स्वरूप पर बल देते हुए पूर्ववर्ती महान साहित्यकारों पूर्ववर्ती महान साहित्यकारों के अनुकरण पर बल देते हैं। कौन? अभिजात्यवादी, शास्त्रवादी। और बाद में जो नवशास्त्रवादी विचारधारा आई उसका भी यही लक्षण प्रमुख है। ये अभिजातवादी विचारक, शास्त्रवादी यानी क्लासिसिज्म विचारधारा के जो विचारक हैं, उनका कहना है कि भव्य विचार हो, लोक कल्याण की भावना पर विशेष बल हो और मानव जीवन की जो चिरंतन समस्याएं हैं उसके प्रस्तुतिकरण पर बल हो, और यही अभिजातवादी साहित्य का प्रमुख कथ्य बनता है। मित्रों, पिछली भी क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो ये साहित्य सिद्धांत है अभिजातवादी, इस साहित्य सिद्धांत में कवि के व्यक्तित्व और अनुभूति के स्थान पर वस्तुनिष्ठ कथ्य के प्रस्तुतिकरण पर बल रहता है। ध्यान रहे, ये पिछली भी क्लास में आप नोट कर चुके हैं। यह साहित्य सिद्धांत से मतलब है अभिजातवादी शास्त्रवादी सिद्धांत। यह साहित्य सिद्धांत कवि के व्यक्तित्व एवं अनुभूति, कवि के व्यक्तित्व एवं अनुभूति, कवि के व्यक्तित्व एवं अनुभूति के चित्रण के स्थान पर ये साहित्य सिद्धांत कवि के व्यक्तित्व एवं अनुभूति के चित्रण के स्थान पर क्या बल देगा? वस्तुनिष्ठ कथ्य के प्रस्तुतिकरण, वस्तुनिष्ठ कथ्य के प्रस्तुतिकरण पर बल देता है। ये ध्यान रहे। और शैली को लेकर के अभिजातवादियों की यदि हम मान्यताओं की बात करें तो ध्यान रहे कि शैली को लेकर या शैली के संबंध में, यानी भाषा शैली,
भाषा शैली के संबंध में अभिजात्यवादी विचारकों का मत। कैसी भाषा शैली का ये समर्थन करेंगे, उस संदर्भ में पिछली भी क्लास में हमने संकेत आपको बताया था कि भाषा परिष्कृत हो, व्याकरणचित हो, भव्य हो। भाषा परिष्कृत, व्याकरणोचित एवं भव्य होनी चाहिए। भाषा को लेकर इनका साफ मानना है। और शैलीगत परिमार्जन पर कथ्य से भी अधिक ध्यान होना चाहिए। जो शैलीगत परिमार्जन है बड़ा महत्व रखता है। शैलीगत परिमार्जन पर कथ्य से भी अधिक ध्यान रहना चाहिए। और भावनाओं की अराजकता को व्यवस्थित करने के लिए शैली में कठोर संयम का पालन किया जाना चाहिए। भावनाओं की अराजकता को व्यवस्थित करने के लिए शैली में कठोर संयम का पालन किया जाना चाहिए। ये मानता है अभिजात्यवाद। प्राचीन आचार्यों के अनुकरण पर विशेष बल है। प्राचीन आचार्यों के अनुकरण पर विशेष बल है। अभिजात्यवादी या शास्त्रवादी विचारधारा में लॉन्जाइनस ने भी कहा है कि उदात्त भाव उदात्त विचार में कि अतीत की महाकृतियों में प्रवाहित जो महान संवेदन है, विचार है, उनसे रचनाकार को तादात्म्य स्थापित करना होगा, तभी उसकी रचना में औदात्य आ सकता है। तो मित्रों, ये है अभिजात्यवादी यानी कि शास्त्रवादी क्लासिसिज्म विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं। इसके एकदम अपोजिट हम कह सकते हैं, एकदम विरोधी विचारधारा है, वो है स्वच्छंदतावाद। ये पहलू आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ और आप अगला टॉपिक बनाएंगे। वो है स्वच्छंदतावाद। वैसे तो स्वच्छंदतावाद की कई जगह हम लोगों ने बात की। रीतिकाल कविता पढ़ते समय जो रीतिमुक्त कवि हैं वहाँ भी स्वच्छंदतावाद की बात आई थी। छायावाद के संदर्भ में भी हमने विस्तार से स्वच्छंदतावाद की बात की है। तो एक विचारधारा के रूप में स्वच्छंदतावाद की क्या मान्यता है? मित्रों, साहित्य के क्षेत्र में स्वच्छंदतावाद का उदय ही हुआ था नवशास्त्रवादी विचारधारा का विरोध करते हुए। शास्त्रवाद के बाद नवशास्त्रवाद आया और काफ़ी मान्यताएं उनकी मिलती है। अभी हम उस पर भी बात करेंगे, शास्त्रवाद नवशास्त्रवाद पर। तो जो शास्त्रवाद का ही एक बदला हुआ रूप नवशास्त्रवाद आया था, उस नवशास्त्रवादी विचारधारा का विरोध करते हुए स्वच्छंदतावाद आया। ध्यान रहे,
साहित्य के क्षेत्र में स्वच्छंदतावाद, साहित्य के क्षेत्र में स्वच्छंदतावाद नवशास्त्रवादी विचारधारा का विरोध करता हुआ अवतरित हुआ। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रूसो। रूसो हैं स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक। और हमारे आधुनिक हिंदी कविता में कौन है पहले स्वच्छंदतावादी कवि? श्रीधर पाठक। लिखो करो न लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो मित्रों, ये ध्यान रखेंगे इस बात का विशेष रूप से कि ये नवशास्त्रवादी विचारधारा के विरोध में पैदा हुआ। एक प्रकार से नवशास्त्रवादी विचारधारा जिस नियमबद्धता की बात करती है, जिस कृत्रिमता या आडंबर प्रियता की बात करती है कि भव्य हो, यदि शास्त्रवादी एक प्रकार से जो रीतिवादी परंपरा का अनुसरण करते हैं, नियम और तर्क के विरुद्ध पैदा हुआ स्वच्छंदतावाद। इसलिए एक बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि नवशास्त्रवादी नियमबद्धता इसका विरोध करते हुए कृत्रिमता या उसको हम कह सकते हैं कि आडंबर प्रियता, यह शास्त्रवादी या रीतिवादी परंपरा अथवा शास्त्रवादी परंपरा एक प्रकार से बंधी बंधाई परंपरा से एक परंपरा शास्त्रवाद एक प्रकार से बंधी हुई परंपरा का अनुकरण करने पर बल देता है। शास्त्रवादी या रीतिवादी परंपरा या, क्योंकि रीतिवादी परंपरा को यहाँ पर बल मिलेगा, यहाँ पर महत्व रहता है शास्त्रवादी विचारधारा में, इनके नियम और तर्क के विरुद्ध नवशास्त्रवादी विचारधारा के नियम एवं तर्कों के विरुद्ध स्वच्छंदतावाद का आगमन हुआ। जन्म हुआ। तो स्वच्छंदतावाद के जन्म लेने में कहीं न कहीं शास्त्रवादी और नवशास्त्रवादी मान्यताओं के प्रति एक प्रतिक्रियावादी रूप स्वच्छंदतावाद में देखा जा सकता है। मित्रों, जब हम नवशास्त्रवादी प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं तो यहाँ एक विरोध और एक परंपरा के प्रति विद्रोह की भावना स्वच्छंदतावाद का मूल प्रयोजन कहा जा सकता है। आप याद कीजिए, मैंने स्वच्छंदतावाद की एक परिभाषा में आपको बताया कि स्वच्छंदतावाद असल में एक विद्रोह है जड़ शास्त्रवाद और प्रणालीबद्धता के खिलाफ। क्योंकि जड़ शास्त्रवाद और प्रणालीबद्धता जो रीति के बंधे हुए परंपरा के अनुकरण में विश्वास करती है, वो भावधारा को गतकालिक और निष्प्राण बना देती है, जबकि स्वच्छंदतावाद का मार्ग प्रकृति और लोक जीवन के बीच में से आता है, जो काव्य को ताजगी प्रदान करता है। स्वच्छंदतावाद में व्यक्तिकता यानी कि आत्मनिष्ठ तत्व को विशेष महत्व है, वस्तुनिष्ठ तत्व को यहाँ बिल्कुल महत्व नहीं है। भावनाओं का प्रबल उच्छलन है यहाँ। वर्ड्सवर्थ ने तो यहाँ तक कविता की परिभाषा दे दी कि प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन ही कविता है।
यहाँ आपको कल्पना प्रवणता, अनुभूति प्रवणता, प्रकृति, सौंदर्य, उन तमाम पहलुओं पर विशेष बल मिलेगा। हार्दिक अनुभूतियों के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल है स्वच्छंदतावाद में। तो मित्रों, ध्यान रहे कि नवशास्त्रवादी प्रवृत्तियों के प्रति नवशास्त्रवादी प्रवृत्तियों के प्रति विरोध एवं परंपरा के प्रति एवं परंपरा के प्रति विद्रोह, स्वच्छंदतावाद का मूल प्रयोजन रहा है। तो इसका मूल उद्देश्य यह है कि नवशास्त्रवादी विचारधारा का विरोध करते हुए स्वच्छंदतावाद आया। मित्रों, इस स्वच्छंदतावाद के बारे में हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह सामाजिक, राजनीतिक, राजनीतिक, साहित्यिक जड़ताओं के विरुद्ध आंदोलन था, गति का। आंदोलन कहा जा सकता है वो गति का। देखो, हमारे हिंदी में जो छायावाद है उस पर स्वच्छंदतावाद का बड़ा प्रभाव है, लेकिन मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि छायावादी कविता में स्वच्छंदतावाद का एक बड़ा विशाल रूप मिलने के बावजूद स्वच्छंदतावाद और छायावाद में अंतर है। छायावाद में आप देखेंगे, एक तो स्वच्छंदतावाद और छायावाद में समय का अंतर हो गया। छायावाद 20वीं सदी का प्रारंभिक दौर रहा है और जो स्वच्छंदतावाद है वो तो रूस और फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रकार से वैचारिक आदर्श प्रस्तुत करने वाला 16वीं सदी में स्वच्छंदतावाद का समय रहा है। तो काल की दूरी का अंतर तो ठीक है, लेकिन जो यूरोप रोमांटिसिज्म कविता का जो स्वच्छंदतावादी कविता का, उसी को रोमांटिसिज्म कविता भी कहते हैं, उसके उदय की पृष्ठभूमि में सामंतवाद और उसका समर्थन करने वाली रूढ़ियों से उनका विद्रोह था। जबकि भारतीय संदर्भ में छायावाद एक प्रकार से कहे तो साहित्यिक रूढ़ियों से भी, पूंजीवाद से भी, साम्राज्यवाद से भी, सामंतवाद से भी सभी के प्रति एक विद्रोह की अभिव्यक्ति मिलती है। इसलिए व्यक्तिगत विद्रोह का जो आवेग स्वच्छंदतावादी कविता में मिलता है वो उस अर्थ में छायावाद में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ विद्रोह विभाजित है, बटा हुआ है, तो वो आवेग नहीं है जो स्वच्छंदतावादी कविता में मिलती है। इस प्रकार जिस अर्थ में स्वच्छंदतावादी कविता को विद्रोही कविता कहा जाता है, उस अर्थ में हम छायावाद को विद्रोही कविता नहीं कह सकते। तो वास्तव में यह सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जड़ताओं के विरुद्ध आंदोलन था, गति का। ध्यान रहे। और यदि हम बात करें कि स्वच्छंदतावाद के अनिवार्य तत्व क्या होंगे, तो स्वच्छंदतावाद के अनिवार्य तत्व कह लो या कह लो विशेषताएं, अनिवार्य तत्व कह लो या कह लो विशेषताएं। तो यहाँ
हम कह सकते हैं कि भावना प्रेरित कल्पनातिरेक, भावना प्रेरित कल्पनातिरेक को महत्व। यहां वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि आत्मनिष्ठ तत्व को महत्व है। वस्तुनिष्ठ तत्व को नहीं बल्कि आत्मनिष्ठ तत्व को महत्व दिया गया है। वस्तुनिष्ठ तत्व को तो स्वच्छंदतावाद खारिज करता है और आंतरिक अनुभूतियों के प्रस्तुतिकरण पर आंतरिक अनुभूतियों के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल है। आंतरिक अनुभूतियों के प्रस्तुतिकरण पर आपको यहाँ विशेष बल मिलेगा। व्यक्तिगता और आत्मनिष्ठ मूल्य पर विशेष बल है। व्यक्तिगता व आत्मनिष्ठता पर बल है। तो सामाजिकता से ज़्यादा इन्होंने विशेष महत्व दिया है व्यक्तिगता को। यही कारण है चाहे रीति मुक्त कविता की विशेषता हो या छायावादी कविता की विशेषता हो, वहाँ व्यक्तिगता को प्रधानता है। कल्पना प्रवणता मिलेगी, आंतरिक अनुभूतियों पर विशेष बल मिलेगा, प्रकृति के प्रति तो गहन रागात्मक प्रेम मिलेगा। प्रकृति के प्रति गहन रागात्मक प्रेम मिलता है। छायावाद ने भी ये काम बहुत अच्छे से किया कि प्रकृति और मनुष्य के दूर होते हुए संबंधों में एक बार पुनः रागात्मक संबंधों का संचार किया। देखो वो गीत आता है चंद्रगुप्त नाटक में, कार्नेलिया गाती है, अरुणी है मधुमेह देश हमारा। उस गीत में न केवल भारत की प्रकृति का चित्रण बल्कि भारतवासियों के हृदय को प्रकृति के साथ ऐसे समायोजित कर दिया है कि दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। तो इस बिंदु को देखो। राष्ट्र प्रेम और मानवतावादी दृष्टिकोण यहाँ भी प्रमुख है। राष्ट्र प्रेम एवं मानवतावादी भाव व्यंजना पर बल, लेकिन तरीका शास्त्रवादियों नवशास्त्रवादियों से एकदम अलग है। भाई रूसों के महत्व को स्वयं फ्रांसीसी क्रांति के अगुआ नेपोलियन बोनापार्ट ने भी स्वीकार किया है कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांसीसी राज्य क्रांति भी संभव न हो पाती। एक प्रकार से जो रूसों के विचार हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, सार्वभौमिक सत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। याद करो पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। रूसों के विचारों ने रूढ़िवादी फ्रांसीसी जनता को झकझोर दिया। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं रूसो। किसी भी प्रकार की रूढ़ि के लिए स्वच्छंदतावाद में कोई स्थान नहीं है। तो एक प्रकार से कहें तो रूढ़ि विरोधिता ये चेतना स्वच्छंदतावादी कविता में स्पष्ट देख सकते हैं। छायावाद के संदर्भ में भी आप याद कीजिए निराला मैंने मैं शैली अपनाई, याद कीजिए पंथ खुल गई छंद के बंद, याद कीजिए निराला नुपुर के स्वर मंद रहें जब तक न चरण स्वच्छंद रहे। और निराला तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कहलाए। हर स्तर पर रूढ़ियाँ चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो
राजनीतिक दास्ता की बेड़ियां हो या सामाजिक रूढ़ बंधन हो या साहित्यिक रूढ़ियां हों, हर रूढ़ियों से मुक्ति की एक छटपटाहट की भावना छायावादी कविता का सच है और इस स्वच्छंदतावाद का प्राण तत्व है। तो रूढ़ि विरोधिता मिलेगी यहाँ। तो ये पूरे ऐसे पहलू है मित्रों। एक प्रोफेसर कैजामिया हैं, आलोचक प्रोफेसर कैजामिया, और प्रोफेसर कैजामिया ने तो यहाँ तक कह दिया, प्रोफेसर कैजामिया का कहना है कि स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है। स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है। तो यह है स्वच्छंदतावादी कविता की मूलभूत अवधारणा। और यदि हम एक परिभाषा बनाएं कि स्वच्छंदतावाद को एक पारिभाषिक रूप में हम बल दें, तो मित्रों हम कह सकते हैं कि स्वच्छंदतावाद ध्यान रहे इसी कविता के लिए रोमांटिसिज्म कविता का संबोधन होता है, रोमांटिसिज्म। स्वच्छंदतावाद असल में एक विद्रोह है, असल में एक विद्रोह है जड़ शास्त्रीयता एवं प्रणालीबद्धता के खिलाफ। क्यों? क्योंकि यह भावधारा को, क्योंकि जड़ शास्त्रीयता और ये प्रणालीबद्धता है, क्योंकि यह भावधारा को गतकालिक व निष्प्राण बना देता है, निर्जीव। ध्यान रहे कि इसी प्रकार स्वच्छंदतावाद जड़ सामाजिकता एवं रूढ़ नैतिकता के बंधनों को तोड़ देता है और खुलकर अपनी आत्मीय अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। रूढ़ नैतिकता के बंधनों को तोड़ देता है। स्वच्छंदतावाद का मार्ग प्रकृति व लोक जीवन के बीच में से गुजर के आता है। प्रकृति व लोक जीवन से गुजर कर आता है, जो काव्य को ताजगी व नवीनता प्रदान करता है। जिज्ञासा और कौतूहलता, जिज्ञासा और कौतूहलता के कारण
स्वच्छंदतावादी काव्य में रहस्यात्मकता की सृष्टि हो जाती है। आत्मनिष्ठता, व्यक्तिकता, संगीतात्मकता, इसी संगीतात्मकता से जुड़े हुए पहलू है ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य। ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य, लाक्षणिक वक्रता, व्यंजना सौंदर्य, सौंदर्य में प्रतीक विधान, सौंदर्य में प्रतीक विधान, आत्मानुभूति पर बल, विरह वेदना की प्रधानता, विरह वेदना की प्रधानता, गहन प्रकृति प्रेम, प्रेम और सौंदर्य का सूक्ष्म उदात्त एवं वायवीय चित्रण, रागात्मकता, अनुभूति प्रवणता, मौलिकता पर बल, रूढ़ि विरोधी चेतना, कल्पना प्रवणता, हार्दिक अनुभूतियों के प्रकटीकरण, हार्दिक अनुभूतियों के प्रकटीकरण पर बल, स्वच्छंदतावाद की अनिवार्य विशेषताएं हैं। अब मित्रों, मैंने जो आपको ये स्वच्छंदतावाद की जो एक विस्तृत परिभाषा लिखाई है, इसमें संपूर्ण स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म कविता की विशेषताएं मौजूद है। इन्हीं विशेषताओं को हम रीतिमुक्त कविता में पढ़ते हैं। यही विशेषताएं घनानंद की काव्यगत विशेषताएं बनती है। एक राष्ट्र प्रेम वाले बिंदु को छोड़ दे तो सभी विशेषताएं आपको रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों में मिल जाएगी, और ये तमाम विशेषताएं आपको छायावाद में मिल जाएंगी, क्योंकि छायावाद तो वैसे भी स्वच्छंदतावाद की गोद में ही बैठा हुआ है।
यद्यपि द्विवेदी काल में ही स्वच्छंदतावादी कविता का शुरुआत हो गया, आधुनिक काल में श्रीधर पाठक हिंदी के पहले आधुनिक स्वच्छंद कवि हैं। द्विवेदी काल में श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे ये स्वच्छंदतावादी कवि ही हैं। मुकुटधर पांडे की कविताओं को तो पढ़ते समय छायावाद का पूर्वाभास सा होने लगता है। तो मित्रों, ये पहलू हैं और इनको यदि आप बहुत अच्छे से याद करेंगे तो मित्रों, कॉलेज सहायक प्रोफेसर का साक्षात्कार होने वाला है आरपीएससी का। एक गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की भाषा और शैली में आपकी जो ये अभिजात्यवादी वाचिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है वो प्रकट होनी चाहिए। क्षेत्रीय शब्दावली से आपको पूरा बचाव करना चाहिए। और मैंने आपको जो व्याख्यान दिए हैं, लगभग जिनकी संख्या 125 हो चुकी है और इनकी संख्या भी और भी मैं 30-35 व्याख्यान और भी आयोजित करूँगा। इन व्याख्यानों को ढंग से कंठस्थ याद कर लें, बोलने की प्रैक्टिस कर लें, तो आपके अंदर इतने आत्मविश्वास की सृष्टि हो जाएगी कि कहाँ से बोर्ड आपसे सवाल पूछेगा। पूरे पहलू आपके सामने है, भारतीय काव्यशास्त्र के, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के, आलोचना के, विचारधारा के, साहित्य के, इतिहास के। इसके बाद हम कुछ भाषा विज्ञान और समसामयिक विमर्श उन पर भी बात करेंगे। तो शेष बचता क्या है? और ऐसे में यदि कुछ ऐसा नितांत नूतन मौलिक सवाल आपसे पूछ भी लिया तो आप में इतनी हाजिर जवाबी आ चुकी होगी इन शब्दावलियों के साथ कि बहुत आसानी से आप उस प्रश्न से रूबरू हो सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप अध्ययन कीजिएगा, अपने टॉपिक बना लीजिएगा, अच्छे से आप उस पर बोलने की प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में हम बात करेंगे शास्त्रवाद और स्वच्छंदतावाद की विशिष्ट अवधारणाओं में अंतर क्या है, और तत्पश्चात फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद, ये सार्त्र का अस्तित्ववाद, ये सब अवधारणाएं क्या हैं, इनकी हम संक्षेप में अगली क्लास में बात करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।